अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था 5 चैप्टर अपना उसका स्टार्ट लिया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था इनइक्वालिटीज़ का। बेसिकली इनइक्वालिटीज़ होती क्या हैं, उसमें कौन से सिंबल्स जो हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं, और फिर हमने कुछ एप्लीकेशंस पढ़ी थी इंट्रोडक्शन के दौरान कि हमारे पास इनइक्वालिटीज़ का यूज़ क्या है, वो कहाँ पर हमें जो है वो डेली लाइफ में बेनिफिट दे रहे हैं, एप्लीकेबल की तरह हमारी डेली लाइफ रूटीन में। नेक्स्ट 5.1 एक्सरसाइज भी हमने डिस्कस की थी, होपफुली आपसे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए होंगे। तो नेक्स्ट आज हम 5.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एंड बिफोर गोइंग टू दैट हम थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन लेंगे, उसमें जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं और कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपके लिए जाना ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं कि प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स क्या चीज़ होती है। कॉन्स्ट्रेंट्स बेसिकली क्या चीज़ होती है, फैक्टर्स बेसिकली आप इसको कंसिडर कर सकते हो। दे बिहेव एज फैक्टर्स के जो उस अनासर जिन्हें उर्दू में कहा जाता है बेसिकली। तो वी हैव डिस्क्राइब्ड लीनियर इनइक्वालिटीज, prescribed limitations and restrictions in allocation of available resources। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास लीनियर इक्वालिटीज़ जो हैं वो कुछ लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस की बेस पे जो है वो उनको हम डिफाइन करते हैं। While tackling a certain problem from everyday life, each linear inequality concerning the problem is normed as problem constraint, named as, sorry, this is named as प्रॉब्लम कांस्टेंट। तो वो कह रहे हैं कि बेसिकली हमारी जो एवरीडे लाइफ है, यानी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं हमारी लीनियर इनइक्वालिटी से कंसर्निंग, ठीक है, उनको हम प्रॉब्लम कांस्टेंट कहते हैं। एंड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटीज़, और अगर आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ है, इट मीन्स कि आपके पास उस सिस्टम में एक से ज़्यादा लीनियर इनइक्वालिटी जो है वो यूज़ हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है, तो बेसिकली उसको हम क्या कहेंगे, दे आर नॉन एज प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। The variable used in the system of linear inequalities relating to the problems of everyday life are non-negative and they are known as non-negative constraints। तो वो कह रहे हैं कि जो variables इन लीनियर इनइक्वालिटीज़ में यूज़ हो रहे होते हैं, एक्स वाई जी जो हम यूज़ करते हैं यूजुअली आमतौर पे, तो वो प्रॉब्लम्स, वो चीज़ें जो हैं वो वाले कॉन्स्ट्रेंट्स जो हमारी डेली लाइफ से वैसे तो इनइक्वालिटीज़ में हम ये एक्स वाई जी कंसिडर करते हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि इसके अलावा जो वेरिएबल्स आपकी लीनियर इनइक्वालिटीज़ में जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल से रिलेटेड हैं, उनको हम नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं। दीज नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर टेकिंग डिसीजन। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा था कि अगर हम किसी फैक्ट्री को रन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, ठीक है, अब उसमें आपने इनपुट क्या दिया, किस प्रोसेस से वो गुजरी, और फिर उसके बाद आपको आउटपुट क्या मिला, तो उसमें हम डिसीजंस लेते हैं कि ये मशीनरी इस तरह से यूज़ होनी चाहिए थी मिसाल के तौर पे, ठीक है, इसमें इतना लेबर होना चाहिए था, लेबर को जो है वो पर डे इतना काम करना चाहिए था, इसमें मटेरियल इतना इन्वेस्ट होना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली ये जो है वो आपके एक अहम रोल अदा करती हैं कि जो आप डिसीजंस लेते हैं कि आपके इन कॉन्स्टेंट्स को जो है, ये जो नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स आपके, दे बेसिकली प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर टेकिंग सच डिसीजंस। सो दीज वेरिएबल्स आर नॉन एज डिसीजन वेरिएबल्स। तो फिर हम इनको कहते हैं कि ये डिसीजन वेरिएबल्स हैं, ठीक है। जैसे अब अभी हम एक्सरसाइज 5.3 में आपके इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। फैंस हैं, एक फ़ैन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, इस तरह से क्रॉप मैन्युफैक्चरिंग है। तो इस तरह की चीज़ें जो जहाँ पर इन्वॉल्व हो रही हैं कि ज़राअत का शोबा है या फैक्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं कि ये कितने पंखे बनने चाहिए, जिस तरह से एक वो सवाल आएगा, तो वहाँ पर फिर हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। तो ये सारे जो है वो वहाँ पर फ़ैन एज अ वेरिएबल बिहेव कर रहे हैं, और दीज वेरिएबल्स आर नॉन एज डिसीजन वेरिएबल्स, क्योंकि इनकी बेस पर जो है वो हम डिसीजन लेते हैं कि अपनी जो है वो स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं कि किस तरह से जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट हासिल किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन सेट, द सोल्यूशन रीजन विच इज रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। हमारा सोल्यूशन का वो वाला रीजन जो कि सिर्फ जिसमें हमारा सोल्यूशन लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास कौन सा वाला होता है, आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। इसको हम 4 जो है उसमें डिवाइड करते हैं पोर्शंस में, और जो हमारा फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। द सोल्यूशन रीजन विच इज रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट
is referred to as a feasible region for the set of given constraints, that is the solution region for which x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0 is called the feasible region. तो वो कह रहे हैं कि बेसिकली ये वाला जो हमारा रीजन है जहाँ पर हमारे पास x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, सो फॉर द सेट ऑफ द गिवन कॉन्स्ट्रेंट्स, तो इस किस्म का जो हमारे पास सोल्यूशन अकर करेगा उसको हम इस रीजन में उसको हम कहेंगे फिजिबल रीजन. नाउ कम्स फिजिबल सोल्यूशन. फिजिबल सोल्यूशन फिर क्या चीज होगी? ईच पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन इज कॉल्ड अ फिजिबल सोल्यूशन. तो हर फिजिबल रीजन का जो हर पॉइंट होगा बेसिकली वो उसका फिजिबल सोल्यूशन कहलाएगा ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज और फॉर द सेट ऑफ फिजिबल सोल्यूशन गिवन कॉन्स्ट्रेंट्स. ठीक है, तो या तो वो सिस्टम का जो है वो लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का फिजिबल सोल्यूशन कहलाएगा या फॉर द सेट ऑफ फिजिबल सोल्यूशन सेट कहलाएगा. ठीक है, a set consisting of a feasible solution set क्या चीज़ है हमारे पास नेक्स्ट? a set consisting of all the feasible solutions of the system of linear inequalities is called a feasible solution set. तो हमारे पास एक ऐसा सेट जिसमें all the feasible solutions of system of linear inequalities अकर करेंगे, उस सेट को हम कहेंगे feasible solution set. तो ये जो बेसिकली सारी डेफिनेशंस हैं, अगर आपको ये यहाँ से कुछ कंफ्यूजन इसमें रह जाए फिर भी तो आप लेक्चर से उनको आप खुद से स्टडी कर सकते हो डिटेल में. 237 पेज है आपकी बुक का, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें 237 पेज पे गिवन है प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स का सारा इंट्रोडक्शन दिया हुआ, डेफिनेशंस दी हुई हैं, और जो फिजिबल सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं वो आपका पेज नंबर 238 पे गिवन है. ठीक है, तो मज़ीद अगर आप इसको स्टडी करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो आपकी बुक में ग्राफ भी बना हुआ है, पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन भी वहाँ पर गिवन है, तो वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इफ़ इन केस स्टिल आपकी जो है वो क्यूरीज एग्जिस्ट कर रही हैं. ठीक है, तो यू कैन स्टडी दिस ऑन पेज नंबर 238 एज वेल. एग्जाम्पल 1 भी हमारे पास आपकी बुक से ली गई है. ग्राफ द फिजिबल रीजन and find the corner points for the following system of inequalities और subject to the following constraints. ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो वेरिएबल है उसमें कौन से यूज हो रहे हैं? एक्स वाई है. पहली इनइक्वालिटी आपको क्या दी हुई है? x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 3. सेकेंड इनइक्वालिटी आपको क्या दी हुई है? x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 6. अब चूंकि इसमें दो इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व हो रही हैं तो इसलिए उन्होंने जो है वो इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का नाम दिया है. जब भी एक से दो या दो से ज़्यादा इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व होंगे तो देन वी कॉल इट सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज. ठीक है, और कॉन्स्ट्रेंट्स. तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या था? हमने 5.1 में किस तरह से इनइक्वालिटीज को सॉल्व किया था. सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि आपने यू हैव टू राइट द एसोसिएटेड इक्वेशंस ऑफ द गिवन इनइक्वालिटीज. आपने क्या करना है? इनइक्वालिटी में जहाँ जहाँ आपके पास, और थर्ड इक्वेशन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. फोर्थ इक्वेशन है इनइक्वालिटी है आपके पास y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है गर्ल्स कि आपने इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखनी है. ठीक है, एसोसिएटेड इक्वेशंस ऑफ द इनइक्वालिटीज 1 एंड 2 क्या बनेंगे आपके पास? यहाँ पर आपके पास लेस देन इक्वल का सिंबल है, यहाँ पर भी आपके पास लेस देन इक्वल का सिंबल है. आपने क्या करना है? सिंपली इनको रिप्लेस कर देना है इक्वालिटी के साइन से. So we have x minus y is equal to 3 and x plus 2y is equal to 6. ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? 5.1 में हमने क्या किया था? पहले स्टेप में आपने एसोसिएटेड इक्वेशंस फाइंड करनी होती हैं. सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि पहले y को 0 रखना है, कट पॉइंट्स फाइंड करने हैं. ठीक है, y को 0 रखना है तो फॉर इक्वेशन 1 पहले हम 1 को लेट कर लेंगे, उसके कट पॉइंट्स फाइंड करेंगे, फिर 2 को लेट करेंगे, उसके कट पॉइंट्स फाइंड करेंगे 1 बाय 1. तो पहले हमने क्या किया? 1 इक्वेशन लेट की, ये वाली जो इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. अब 1 बाय 1 आप पहले y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू निकल आएगी आपके पास. फिर आप x को 0 पुट करोगे तो यहाँ से आपके पास 1 में से y की वैल्यू निकल आएगी. ठीक है, ये दोनों जो है बेसिकली वो कट पॉइंट्स हैं कि x एक्सिस पे जो है वो 30 पॉइंट से कट करेगी लाइन आपकी, और y एक्सिस पे जो है वो 0-3 से कट करेगी. ठीक है, यही काम अब आपने इन द सेम मैनर इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी करना है कि आपने उसके भी कट पॉइंट्स फाइंड कर लेने. y को 0 रखा, x की वैल्यू 6 निकल आई. x को 0 रखा, y की वैल्यू 3 निकल आई. सो द लाइन 2 कट्स द x एक्सिस एट 6 0 and y axis at 0 3. Now we take 0 0 as test point. थर्ड स्टेप हमारा क्या था
कि हमने चेक करना है कि जो हमारा जो हमने करनी है शेडिंग करनी है, वो शेडिंग हमने एक मिनट, जो शेडिंग हम लोगों ने करनी है जी, तो जो शेडिंग हमने करनी है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगी या अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगी, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक टेस्ट पॉइंट चूज़ कर लेते हैं, हमेशा हम उसको ओरिजिन पे लेते हैं 0, 0। अब वन बाय वन हम उनको अपनी इनइक्वालिटीज़ में सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले हम 1 में पुट करेंगे तो 0 इज़ इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है? व्हिच इज़ लेस देन 3 सॉरी x माइनस y 0 माइनस 0 इज़ इक्वल टू 0 आ गया व्हिच इज़ लेस देन 3। ये इस इनइक्वालिटी को सैटिस्फाई कर रहा है, तो इट मीन्स दिस इज़ टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है? इसी तरह हम सेकंड इनइक्वालिटी में भी सो द ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी 1 इज़ द क्लोज्ड हाफ प्लेन फॉर्म्ड बाय लाइन 1 ऑन द साइड ऑफ द ओरिजिन, तो बेसिकली टुवर्ड्स ओरिजिन होगा ये, ठीक है? इसी तरह अब आप 0, 0 टेस्ट पॉइंट को पुट करेंगे इनइक्वालिटी नंबर 2 में, तो वहाँ पर भी देखें कि 0 इज़ लेस देन 6 आ रहा है, इनइक्वालिटी नंबर 2 भी आपके सैटिस्फाई हो रही है, सो इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो टुवर्ड्स ओरिजिन। अब आपने क्या करना है, द ग्राफ ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज द क्लोज राइट हाफ प्लेन ऑफ द एक्स वाई प्लेन, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मीन्स कि आपका कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है, ठीक है? एंड द ग्राफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज द क्लोज अपर हाफ प्लेन ऑफ एक्स वाई प्लेन, ठीक है? x पॉजिटिव कहाँ पर होता है, आपकी राइट हैंड साइड पे होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका x नेगेटिव प्लेन होता है, ठीक है? और y पॉजिटिव आपका कहाँ होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है? So, the intersection of graphs of 1, 2, 3 and 4 is the feasible region for the given system of linear inequalities and is shown by the shaded region. तब आपने क्या करना है कि इन चारों का जो कॉमन रीजन है उसको आपने शेड करना है, ठीक है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला आपके पास ये वाली सारी पूरी लाइन आ जाएगी आपके पास, ठीक है? y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली आपके पास ये वाली पूरी लाइन इसमें आ जाएगी, और टेस्ट पॉइंट क्योंकि ये दोनों सेटिस्फाई करे थे तो टुवर्ड्स रीजन होगा, ठीक है? लेकिन आपने इन दोनों का कॉमन पॉइंट नहीं, इन चारों का कॉमन रीजन कंसिडर करना है, सिर्फ आपने शेड सिर्फ वो वाला पोर्शन करना है जो कि इन चारों का कॉमन बन रहा है, तो वो हमारा ये बन रहा है रीजन, ठीक है? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे और ओ पे, ओ ए बी सी, दिस इज द कॉमन रीजन ऑफ ऑल दीज फोर इनइक्वालिटीज, ठीक है? So the feasible region is OABC and the points O, A, B and C are the corner points of the feasible region, ठीक है? B is equal B4 1 is the point of intersections of lines 1 and 2. तो जो B वाला पॉइंट है वो बेसिकली ये जो पॉइंट है, जो कर्व आपकी 1 और 2 है ना, द कर्व 1 is x minus y is less than equal to 3 and the curve 2 is x plus 2y is less than equal to 6. आपने यहाँ पर मेंशन भी करना है, ठीक है? इन्होंने यहाँ पर 1 और 2 के नाम से रिप्रेजेंट कर दिया इसको, तो आप यहाँ पर मेंशन कर दें कि ये आपका कर्व नंबर x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3 है और ये वाली जो लाइन आपकी आ रही है वो आपकी है x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 6। तो आप यहाँ पर ग्राफ में ये चीज़ मेंशन भी कर सकते हैं, और मेंशन कर दें तो अच्छी बात है कि ये किस चीज़ की जो है वो लाइन है, कौन सी इनइक्वालिटी की लाइन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आप इसकी इनइक्वालिटी लिख दें, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इनइक्वालिटी है वहाँ पर आप उसके साथ लिख दें तो इट वुड बी बेटर, ठीक है? और डेफिनेटली ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो सो बी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन कर्व 1 and 2, ठीक है? और ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ये हम लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं कि इनको हम कॉर्नर पॉइंट्स भी कहते हैं। दिस इज द फिजिबल सोल्यूशन सेट, ठीक है? फिजिबल आपका जो है ये रीजन ये आ गया। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे गर्ल्स के, हम इसी चीज़ को स्टडी करेंगे कि हमने फिजिबल रीजन्स जो हैं वो किस तरह से कैलकुलेट करने हैं, ठीक है? अगर आप अपनी बुक पे गिवन एग्जांपल्स को ऑब्जर्व करो तो उन्होंने हर पार्ट का जो है वो पहले सेपरेट हर इनइक्वालिटी का सेपरेट ग्राफ प्लॉट किया है और उसके बाद उन्होंने जो है वो कंबाइंड ग्राफ प्लॉट किया है। पेज नंबर 241 पे आपके पास सॉल्व आपकी बुक में 2 एग्जाम्पल्स गिवन हैं, तो अगर आप कंसिडर करो उनको देखो तो वहाँ पर उन्होंने हर लीनियर इनइक्वालिटी के अगेंस्ट पहले सिंगल ग्राफ ड्रॉ किए, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने उनका जो है वो लाइन ऑफ कर्व जो आ रहा था उसको प्लॉट किया और उसके बाद उन्होंने जो है उनका कॉमन रीजन शेड किया। इस तरह से अगर आप कर लेंगे तो आपका मिस्टेक का चांस जो है वो कम हो जाता है, ठीक है? तो आप चाहें तो हर इनइक्वालिटी का साथ साथ अलग अलग ग्राफ जो है वो प्लॉट करते जाएं।
जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर देखो एक एग्जांपल गिवन है आपकी डेली लाइफ रूटीन से, ठीक है। दैट इज अ मैन्युफैक्चरर वांट्स टू मेक टू टाइप्स ऑफ कंक्रीट ईच बैग ऑफ ए ग्रेड कंक्रीट कंटेन्स 8 kilograms of gravel, ठीक है, small pebbles with coarse sand, ठीक है, and 4 kilograms of cement, while each bag of B grade concrete contains 12 kilograms of gravel and 2 kilograms of cement. If there are 1920 kilograms of gravel and 480 kilograms of cement, then graph the feasible region under the given restrictions and find corner points of the feasible region. तो बेसिकली अब आप देख लो कि आपको डेली लाइफ रूटीन आ गई और इसकी एप्लीकेशन आपको मिल गई है एक, कि ये जो हम लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे, लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या फ़ायदा, ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो हमारी डेली लाइफ में ये इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो रोल प्ले करती हैं और हमें अपने प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने में, उनको बेटर सॉल्यूशंस फाइंड करने में हेल्प आउट करती हैं, और उनसे हम किस तरह से जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, इन इनइक्वालिटीज़ को यूज़ करते हुए हम अपने स्ट्रैटेजीज़ को जो है वो लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके बुक में एग्जाम्पल सॉल्व हुई भी है। अच्छा, अब आपके पास ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम से आपने फिर किस तरह से जो है वो अपना क्वेश्चन जो है वो फॉर्मुलेट करना है। देखो कल अभी मैंने आपको बताया था, डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं, जो वेरिएबल्स उसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे कौन सी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर एक्स हम लेट कर लेते हैं, एक्स और वाई यूजुअली हम यूज़ करते हैं, तो हम, लेकिन पहले हम, चूंकि हमें यहाँ पर खुद से गिवन नहीं है सवाल में, तो हम लेट करेंगे, ठीक है। वी विल लेट let x be the number of bags of A grade concrete, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं कि x जो है वो A grade concrete है, जबकि y जो है वो B grade concrete है, ठीक है। तब मेरे पास इक्वेशन क्या बन रही है, उसने क्या कहा आपको, फर्स्ट उसने कहा कि आपके पास 8 किलोग्राम जो हैं वो ग्रेवल के हैं और एस ग्रेड के अंदर, ठीक है। 8 किलोग्राम जो है वो ग्रेवल है और 4 किलोग्राम जो है वो सीमेंट है। तो अगर मैं ए के लिए इनइक्वालिटी लिखूंगी, ठीक है, और इट मींस बी ग्रेड के लिए हमारे पास जो है वो 12 किलोग्राम्स ऑफ ग्रेवल है एंड 2 किलोग्राम्स ऑफ सीमेंट है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, पहली इनइक्वालिटी जो है वो हमारी क्या बनेगी, 8 और 4 वाली बनेगी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारी क्या बनेगी, इसको हम कैसे लिख लेते हैं, 8x plus 12y which is less than equal to 1920। तो यहाँ पर क्या लिखा था उसने, if there are 1920 किलोग्राम ऑफ ग्रेवल एंड 480 kilograms of cement, ठीक है। तो फिर उसने कहा था कि आप ग्राफ प्लॉट करें, ठीक। अब देखो इसका मतलब है कि ऊपर जो ग्रेड ए वाला है उसमें 8 किलोग्राम ग्रेवल यूज हुआ है, जबकि ग्रेड बी वाले में 12 किलोग्राम ग्रेवल यूज हुआ है। तो जो ग्रेवल आपका ए में यूज हो रहा है उसको हमने 8x लिख दिया, और जो बी में यूज हो रहा है उसको हमने 12y से डिनोट कर दिया, ठीक है। यानी जो ए वाला ग्रेवल है उसको हम x से डिनोट करेंगे, जो बी वाला ग्रेवल है उसको हम y से डिनोट करेंगे। तो फर्स्ट केस हमारा क्या बचेगा, ग्रेवल के केस में 8 of x plus 12 of y is less than equal to 1920। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, ए ग्रेड वाला जो सीमेंट है हमारे पास उसको हम 4 kg है, ठीक है, तो उसको हम 4 of x से डिनोट कर देंगे, और जो हमारे पास आ रहा है आपके पास बी ग्रेड में 2 किलोग्राम ऑफ सीमेंट है, तो उसको मैं 2 of y से डिनोट कर दूंगी, ठीक है। तो टोटल इज 480 किलोग्राम ऑफ सीमेंट, तो उस विच इज लेस देन इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, 480 ग्राम। ये तो ये दो इनइक्वालिटीज हमारे पास आ गई, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, थर्ड और फोर्थ इनइक्वालिटीज आ गई। इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज और कॉन्स्टेंट्स। अब हमने यहाँ तक जो है वो ये सारा का सारा प्रॉब्लम हमने अपना फॉर्मुलेट कर लिया, ठीक है। दो कैटेगरीज थी तो हमने उनको दो वेरिएबल से डिफाइन कर दिया है, एक्स वाला जो है वो ए ग्रेड वाले हो जाएंगे, वाई वाले जो है वो बी ग्रेड वाले हो जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि दोनों हमारे पास कॉन्स्टेंट्स भी दो डिफरेंट थे, और इसके अलावा हमारे पास एक में हमारे पास सीमेंट इन्वॉल्व हो रहा है, दूसरे में हमारे पास जो है ग्रेवल है, तो इसलिए हमने दोनों के लिए जो है वो दो इनइक्वालिटीज फॉर्मुलेट कर ली। बाकी का काम आपका वही है, रेस्ट ऑफ द स्टेप्स आर सेम, कि सबसे पहले आपने क्या करना है, एसोसिएटेड इक्वेशंस निकालनी है, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, उनके कट पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। थर्ड पॉइंट में आपने क्या करना है, उन पे टेस्ट पॉइंट चेक लगाना है, ठीक है, इधर दे आर टुवर्ड द ओरिजिन और इधर दे आर अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। फिर आपके पास जो है वो आपने क्या करना है कि
आप चाहो तो यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हैं कि एक लीनियर कर्व का जो है अलग ग्राफ ड्रॉ कर लें, फिर सेकंड का अलग कर लें। अगर आप अपनी बुक को फॉलो करेंगे तो बुक में आपके पास जो है वो सेपरेट ही ड्रॉ हुए हैं, ठीक है। ये एग्जांपल आपके बुक के पेज नंबर 240 पर सॉल्व हुई हुई है। तो हमारे पास जो है वो उन्होंने पहले 8x + 12y = 1920 का अलग से ग्राफ प्लॉट किया है। सेकंड जो हमारी इनइक्वालिटी थी ये वाली, ठीक है, जो एसोसिएटेड इक्वेशन हमारी सेकंड वाली है 2x + y, इसका उन्होंने अलग ग्राफ प्लॉट किया है। और फिर थर्ड स्टेप में जो है वो उन्होंने x = y > y वाला ये वाली लाइन आ जाएगी आपके पास पूरी की पूरी, और x > 0 वाली ये वाली पास हमारी लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, टेस्ट पॉइंट चेक लगाने के बाद उन्होंने देखा कि ये जो है ये वाला एरिया जो है वो इन दोनों कर्व्स का कॉमन बन रहा था, उसको उन्होंने शेड कर दिया, और यहाँ से उन्होंने जो है वो उसके ए बी सी एंड ओ ये इसके जो है वो कॉर्नर पॉइंट्स हमें मिल गए। ये हमारे पास फिजिबल रीजन आ गया, ठीक है जी। The intersection of the graphs are given this and the feasible region of the system of linear inequalities as shown by the shaded portion. Here feasible region is O, A, B, C and the points O, A, B and C are the corner points of feasible region. B 60 120 is the intersection of lines 1 and 2. देखो ये जो B और C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो उन्होंने कैसे फाइंड किए हैं जी। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपने क्या करना है कि एक्स एक्सिस पे आपने एक चीज़ प्लॉट कर लेनी है, दूसरी चीज़ को आपने वाई पे प्लॉट कर लेना है। अगर आप चाहो तो सीमेंट को जो है वो एक्स एक्सिस पे ले लो, ग्रेवल को वाई एक्सिस पे ले लो, या ग्रेवल को एक्स एक्सिस पे ले ले, सीमेंट को वाई एक्सिस पे ले ले, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली जो आपके पास जो ब्रांच कट पॉइंट्स है ना उनमें डिफरेंस आएगा। आपने ये जो पॉइंट्स निकालने हैं ये आपने ध्यान से लेने हैं। जब आपने एक्स और वाई की यहाँ से वैल्यूज निकाली हैं तो ये आपको डिनोट कर रही है कि अगर तो आपने एक्स एक्सिस पे ये जो पॉइंट्स आपके आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कट द एक्स एक्सिस एट 240, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 240, तो आपने डेफिनेटली अगर आप बहुत छोटा स्केल लोगे तो आपसे ग्राफ जो है वो प्लॉट नहीं होगा। जो आपने ग्राफ प्लॉट करना है उसमें आपने मिनिमम डिफरेंस इस तरह से लेना है ब्लॉक्स का। एक तो आपने ब्लॉक्स काउंट करके डिस्टेंस जो है शुड बी इक्वल, ठीक है, एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से, दूसरे का तीसरे से नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो हैं वो आपने सेम रखने हैं, ठीक है, एक बात। उसके बाद ये कि अगर आप देखो अब आपने 240 को हाईलाइट करना है, 240 पॉइंट आपने जो है वो वहाँ पर प्लॉट करना है ग्राफ पर अपने। तो अगर आप बहुत छोटी वैल्यू लोगे, 5 का डिफरेंस लोगे, 10 का डिफरेंस लोगे, तो वो बहुत लंबा ग्राफ बनेगा। तो उसके बजाय जैसे इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि 40 का डिफरेंस रख लिया, 40, 80, 120, 160, 200 एंड 240, और इसी तरह उन्होंने एक्स एक्सिस पे भी 40 का डिफरेंस रखा, तो ये हमारे लिए फिजिबल हो जाएगा। तो ये जो बेसिकली जो ग्राफ पे आपने ब्लॉक्स का डिफरेंस लेना है वो आपका प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा। अगर तो आपके पॉइंट्स छोटे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 0 आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास 0 10 आ रहा है, तो फिर तो आप 2 2 का भी डिफरेंस ले सकते हैं, 2 4 6 8 10। तो बेसिकली ये जो स्केल की जो सिलेक्शन है वो आपने अकॉर्डिंग टू योर डिमांड करनी है, अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम करनी है कि आपके कट पॉइंट्स जो हैं वो कितने कहाँ पर आ रहे हैं और वो उनको आप किस तरह आसानी से जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आपने जो है वो सिलेक्शन ऑफ द ग्राफ स्केल करना है, ठीक है, कि कितने का डिफरेंस जो है वो आपको रखना चाहिए। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज से पहले भी एक एग्जांपल सॉल्व हुई हुई है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें एक्सरसाइज के ऊपर एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है पेज नंबर 240 पे, 242 पे। If the line segment obtained by joining any 2 points of the region lies entirely within the region, then the region is called the convex region, ठीक है। कि अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन बनती है, बुक में आपकी एक फिगर ड्रॉ हुई हुई है, ठीक है, कि अगर आपके पास वो दोनों जो हैं वो इंटायरली वो न्यू पॉइंट्स हैं जो जिनसे जो है वो आपका रीजन जो है वो इनक्लोज हो रहा है, ठीक है, लाइज इंटायरली विद इन द रीजन, और वो दोनों पॉइंट्स जो हैं वो रीजन के अंदर लाई कर रहे हैं, देन द रीजन इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स रीजन, ठीक है। तो वो वाला रीजन जो है वो हमारे पास कॉन्वेक्स रीजन कहलाता है। एक्सरसाइज 5.2 में गर्ल्स पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, ड्राफ्ट द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स। आपने गर्ल्स उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैं आपको 5.1 से रिवाइज करवाती आ रही हूँ, रिपीट करवाती आ रही हूँ,
सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास 4 इनइक्वालिटीज़ हैं जिसमें से x का थर्ड और फोर्थ वाली तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज़ इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो वो वाली तो ऐसे वो नहीं करती। जो आपके पास फर्स्ट 2 इनइक्वालिटीज़ होंगी उनको आपने प्रीवियसली जिस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए सॉल्व करना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यू हैव टू राइट डाउन देयर एसोसिएटेड इक्वेशंस, ठीक है। स्टेप नंबर 1 कि आपने उनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस बनानी है। जो भी साइन है उसको आपने लेस देन का है ग्रेटर देन का है आपने उसको रिप्लेस कर देना है इक्वालिटी के साइन से। स्टेप 1 में आपने एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, पहले 1 बाय 1 आपने हर इनइक्वालिटी के लिए एक दफ़ा x को 0 रखना है, एक दफ़ा y को 0 रखना है और वहाँ से आपने कट पॉइंट्स फाइंड करने हैं। सेम काम आप इक्वालिटी नंबर 1 के लिए करेंगे, सेम काम आप इक्वेशन नंबर 2 के लिए करेंगे। अब आप उनके एसोसिएटेड इक्वेशंस बना चुके हैं तो अब हम उनको इनइक्वालिटी नहीं कहेंगे, ठीक है। तो स्टेप 2 में जो हमारे पास 2 इक्वेशंस आई हैं 1 बाय 1 हम उन 2 इक्वेशंस का जो है वो बेसिकली उनके जो है वो कट पॉइंट्स फाइंड करेंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम उन पे टेस्ट पॉइंट लगाते हैं। टेस्ट पॉइंट जो है वो हमेशा ओरिजिन पे लिया जाता है, उसको हम अपनी इनइक्वालिटी में 1 बाय 1 जो कट पॉइंट्स हैं वो इक्वेशन से रिड्यूस किए जाते हैं, जबकि जो हमारे पास टेस्ट पॉइंट है वो इनइक्वालिटी पे लगाया जाता है, ठीक है। इस बात को ज़हन में रखिएगा कि जो कट पॉइंट्स हैं वो आप इक्वेशंस में से निकालते हैं, जबकि जो टेस्ट पॉइंट है वो आप इनइक्वालिटी पे टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इनइक्वालिटी में आप 0 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहाँ पर x आ रहा है वहाँ जहाँ पर y आ रहा है उसको 0 0 से रिप्लेस करेंगे। अगर तो वो आपकी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है, यानी जो आंसर जो साइड आपकी लेस देन है अगर वो 0 0 पॉइंट पुट करने से लेस ही रहती है, ग्रेटर नहीं होती, तो इस तरह की सिचुएशन में हम कहते हैं कि हमारा जो कर्व उसकी जो शेडिंग होगी वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगी। और अगर नहीं तो फिर अगर ये चीज़ इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही इन एनी केस तो फिर हम क्या करते हैं कि जो शेडिंग हम करते हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में करते हैं, ओरिजिन की तरफ नहीं होगी, अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगी, ठीक है गर्ल्स। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में 3 इक्वालिटी वही 4 इनइक्वालिटीज़ जिसमें एक तो x और y वाली है, तो बेसिकली आपने 2 इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास जो है वो 3 इनइक्वालिटीज़ हैं और 2 xy वाली xy वाली एज इट इज़ चलेंगी, जबकि 3 रेस्ट ऑफ द इनइक्वालिटीज़ के लिए 1 बाय 1 आप एसोसिएटेड इक्वेशंस लगाएंगे। उसके बाद आप उनके कट पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, फिर आप उनको जो है वो टेस्ट पॉइंट लगा के चेक करेंगे और उसके बाद लास्टली आप क्या करेंगे कि उनका कॉमन शेडेड एरिया निकालेंगे, ठीक है। उसमें आप उनके कॉर्नर पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, ठीक है, और फिजिबल रीजन को जो है वो शो करेंगे कि इनका फिजिबल रीजन कौन सा बन रहा है और फिर उस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स कौन से बन रहे हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो एक पार्ट एक्सप्लेन करती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 1 तो जो जिस तरह से भी हमने एग्जांपल्स किए हैं सिमिलर पैटर्न पे सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई इशू नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम उसको स्टार्ट करते हैं, कोई एक पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हम पहला पार्ट कंसिडर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है इनइक्वालिटी नंबर 1 में दिया हुआ है 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 10। इनइक्वालिटी नंबर 2 में लिखा हुआ है x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 12 एंड इक्वालिटी नंबर 3 में लिखा हुआ है x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10। और नंबर 4 नंबर 5 जो है वो सेम है। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द एसोसिएटेड इक्वेशंस, ठीक है। जो भी सिंबल्स आपके पास आ रहे हैं उनको आप रिप्लेस कर दें इक्वालिटी के साइन से, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 2 3 बन जाएंगी। 1 बाय 1 हम इन इक्वेशंस को पिक करेंगे और इनके जो है वो कट पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। फॉर इक्वेशन नंबर 1 पहले आपने y को 0 रखा, x की वैल्यू 5 निकल आई। फॉर इक्वेशन नंबर 1 फिर आपने x को 0 रखा, y की वैल्यू 10 निकल आई। सो दीज टू आर द कट पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हमने इक्वेशन नंबर 2 के कट पॉइंट्स फाइंड किए, जो कि हमारे पास 12 0 और 0 3 आ गया। इक्वेशन नंबर 3 के कट पॉइंट्स हमने फाइंड किए, वो हमारे पास 10 0 और 0 5 आ गया। अब अगर आप नोटिस करो तो x की जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास अपीयर हो रही है वो 12 हो रही है, ठीक है, और y की जो मैक्सिमम वैल्यू अपीयर हो रही है हमारे पास वो 5 हो रही है, ठीक है, नहीं y की भी 10 हो रही है, इस केस में 10 हो रही है। तो अगर हम 2 2 का डिफरेंस भी ले लें यहाँ पर अलॉन्ग x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो हम अपने ग्राफ को बड़ा नीटली और आराम से जो है वो उसको प्लॉट कर सकते हैं।
थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, टेस्ट पॉइंट लगाएंगे बारी बारी 1 2 3 इनइक्वालिटीज पे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि द ग्राफ्स ऑफ 1 2 एंड 3 आर द क्लोज्ड हाफ प्लेन्स ऑन द ओरिजिन साइड। तो वो तीनों के तीनों जो है बेसिकली जो 0 0 पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। सो इट मीन्स कि जो शेडिंग आपने करनी है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन करनी है, ठीक है। फिर एक्स ये दोनों लाइंस जो है वो हर सवाल में आपने ऐड करनी है कि एक्स ग्रेटर देन 0 जो है वो क्लोज राइट हाफ प्लेन बनता है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अपर हाफ प्लेन बनता है आपके पास। जब हम इन सब के इंटरसेक्शन वाला एरिया शेड करेंगे तो वो हमारा फिजिबल रीजन कहलाएगा। और उस फिजिबल रीजन के जो जिन पॉइंट्स पे वो एक जो कॉमन आपका एरिया आ रहा है उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो आपने मेंशन करने हैं कि वो कौन से पॉइंट्स बन रहे हैं। उनको आपने बेसिकली फाइंड कैसे करोगे, गर्ल्स देखो अगर आपके पास ये सिचुएशन बन रही है, ठीक है, तो आपने ये वाला एरिया जो है वो इन तीनों का सेम आ रहा है। बार बार मेंशन कर रही हूँ कि जैसे ये कर्व आ रहा है एक आपके पास, एक ये लाइन आ रही है आपके पास और एक थर्ड लाइन ये वाली आ रही है, ठीक है। तो गर्ल्स आपने क्या करना है, हर लाइन के साथ आपने उसकी इक्वेशन मेंशन करनी है कि ये कौन से लाइन की इक्वेशन है। इस लाइन के साथ आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे और इस लाइन के साथ आप इसकी इक्वेशन यहाँ पर मेंशन करेंगे कि ये कौन से लाइन की इक्वेशन आ रही है। उसके बाद जब आपने इनको कॉमन कॉमन एरिया लिया दैट इज वो ये वाला आपके पास आ रहा है ओ ए बी सी। अब आपने इनकी कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स आप कैसे फाइंड करोगे, आपने अंदाजे से करना है, ठीक है। या पेंसिल से डॉटेड लाइन लगा लें, बाद में उसको रेज करते हैं, ठीक है। डॉटेड लाइन आपने वाई एक्सिस पे भी स्ट्रेट लेकर आनी है, यहाँ से आपने एक्स एक्सिस पे फॉल करानी है। तो आपने देख लेना है कि ये कौन से पॉइंट पे आ रही है। तो फिर वहां से आपके पास बी का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इन द सिमिलर मैनर इसी तरह आप सी का फाइंड करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे एक्स जो है वो 0 है, ठीक है। इस पूरी लाइन पे एक्स 0 होता है गर्ल्स आपके पास, ठीक है। एक्स 0 है आपके पास और वाई जो है वो यहाँ पे 2 2 का अगर डिफरेंस रखा है, ये 1 1 का उन्होंने डिफरेंस रखा है, तो ये 3 पॉइंट बन रहा है, ठीक है। आप ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो आप चेक कीजिएगा आपके भी कॉर्नर पॉइंट्स यही आने चाहिए, ठीक है। ओरिजिन पे तो ऑब्वियसली 0 0 होते हैं एक्स वाई दोनों। और ए पॉइंट जो हमारा बन रहा है उसमें एक्स हमारे पास 5 है और अलोंग दिस लाइन वाई आपके पास 0 होता है, ठीक है। इस पूरी लाइन पे वाई आपके पास 0 होता है। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं इनको आपने ध्यान से कैलकुलेट करना है, इसमें मिस्टेक होगी तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इस एक्सरसाइज में गर्ल्स अभी तक कुछ भी नया नहीं था, सिर्फ हमने जो है वो वही बात की है जैसे हम लास्ट एक्सरसाइज में अपनी कर रहे थे कि हमने जब कॉमन एरिया शेड करना है तो अब हमने यहाँ पर उसको एक नया नाम दे दिया, दैट इज द फिजिबल रीजन। और कॉर्नर पॉइंट्स जो है वो एक्सरसाइज 5.1 में भी हमने कैलकुलेट किए थे। तो होपफुली आपको 5.2 सॉल्व करने में भी कोई इशू नहीं आएगा। लेक्चर को सम अप कर देते हैं। हमने फिजिबल रीजन पढ़ा, फिजिबल सॉल्यूशन सेट क्या चीज़ होती है, कॉन्स्ट्रेंट्स क्या चीज़ होती है, जो डेली लाइफ में जो जो हमारे प्रॉब्लम से रिलेटेड जो फैक्टर्स हमारे प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं उनको हम कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं। और उन कॉन्स्ट्रेंट्स को जो है उन्हीं की बेस पे हम क्योंकि डिसीजंस बना रहे होते हैं, डिसीजंस ले रहे होते हैं, तो उनको हम डिसीजन मेकिंग कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं, ठीक है। कि उन्हीं की बेस पे जो है वो हम सोचो विचार कर रहे होते हैं कि हम इस तरह से कर लें तो हमें फ़ायदा हो सकता है, इस तरह से अगर हम करें तो क्या हो सकता है, उसके क्या नताइज हो सकते हैं। तो बेसिकली ये वो सारे अवामिल हैं, अनासिर हैं जो कि हमारे जो स्ट्रैटेजीज़ है उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम इनको डिसीजन कॉन्स्ट्रेंट्स भी कहते हैं। इसके अलावा जो जहाँ तक आपकी एक्सरसाइज का ताल्लुक है तो उसमें आपने वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो आपने प्रीवियसली एक्सरसाइज 5.1 में फॉलो किए थे। सबसे पहले आपने अपनी इनइक्वालिटीज़ की जो है वो एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखनी है। फिर आपने 1 बाय 1 उन इनइक्वालिटीज़ की के कट पॉइंट्स फाइंड करने हैं, फिर आपने उन पे टेस्ट पॉइंट लगाना है, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है वो उनका फिजिबल रीजन, कॉमन शेडेड एरिया फाइंड करना है एंड आफ्टरवर्ड्स लास्ट में आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स विद जैसे कह लें कि बहुत ध्यान से और बहुत मुहतात होके, ठीक है। कि केयरफुल का वर्ड जैसे हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि आपने बहुत ग्राफ पे आपने एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग देखना है। पेंसिल से डॉटेड लाइन से आप अपने लिए रफ उस पर करके देख सकते हैं कि यहाँ ये किस पॉइंट पे फॉल कर रहा है। आपने जो स्केल की डिवीजन्स ली हुई हैं उन डिवीजन्स के अकॉर्डिंग इसका क्या पॉइंट बनता है। तो कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, अदरवाइज आपको जो है वो लास्ट में मार्क्स कट सकते हैं, पूरे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ का जो है वो अपना खास ख्याल रखना है।
आई होप कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 5.3 को डिस्कस करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।